सेटिंग सेटिंग सबसे पहला सवाल ये कि सेटिंग क्या की थी बीजेपी ने। ये तो किसी को था ही नहीं कि हरियाणा में बीजेपी सरकार फॉर्म कर सकती है। सेटिंग ईवीएम में हुई, कुछ और चीज़ों में हुई, अधिकारियों ने घालमेल कर दिया। मतलब ये हुआ क्या, खेल क्या किया? एक जलेबी की दुकान में कितने लोग काम करते होंगे वो पूछ रहे थे जनता के। आपको धन्यवाद करना चाहिए राहुल गांधी, आपको तो फायदा कर गए। अरे अगला सुनो ना, उनके जो चाटुकार हैं वो विरोध उनके समझाते नहीं है बल्कि वो ताली बजा रहे थे। पहले 5 साल हुड्डा की जो सरकार जो चली अच्छी चली थी। हुड्डा साहब को पसंद तो आप भी करते हो, मतलब सरकार पहले अच्छी चली। इस चुनाव में मनोहरलाल खट्टर का क्या रोल था? क्या उनको टिकट दिलाने में रोल था? उनका स्ट्रेटेजी में रोल था? उनका हर काम में रोल था। जैसे अनिल विज जी वाली अंबाला में, अंबाला छावनी हम लगभग हार मान रहे थे। अनिल विज जी ने 2 बार उनसे प्रोग्राम लिए, सीट जीत गए। आप ये कह रहे हैं कि अगर खट्टर साहब नहीं आते और विज साहब हार जाते? ये लग रहा था। पंजाबी लोग नाराज थे, इसलिए नाराज थे कि वो अनिल विज जी खट्टर साहब की मुखालफत करते रहे हैं। सबसे ज्यादा पंजाबी जीते हैं, सबसे ज्यादा मत प्रतिशत पंजाबियों का है, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत पंजाबियों का है। मैं समझता हूँ पंजाबी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। 68% सरकारी आंकड़े हैं जो भी ये पंजाबियों ने दिया। मैं तो ये कहता हूँ 80% कम से कम देना चाहिए था। मोदी जी का एहसान हमें पंजाबियों को नहीं भूलना चाहिए। एक पंजाबी जिनकी डिमांड ही नहीं थी हमारा सीएम बने, सीएम बना दिया, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? और ऐसा सीएम जिसने ऐसे काम कर दिए, जनता में नाम कमा दिया। आने वाले समय में खट्टर साहब याद रखे जाएंगे इस काम के लिए। समान विकास किया। नायर सिंह सैनी आ रहे थे, सैनियों ने वोट दे दिए। सुन नहीं, ओबीसी पहले भी दे रहा था, लेकिन उसका कारण एक और है, उसका सिर्फ खट्टर साहब को जाते हैं। तो आपने कहा भी खट्टर साहब की चलती है, खट्टर साहब ने ये किया, खट्टर साहब ने वो किया। अब जब सारे विस्तार होंगे तो भी उनकी चलेगी। तो आप तो कह रहे सारा क्रेडिट दे रहे हो कि ये भी उनसे अपील कर दो कि विनोद बैना को मंत्री बना दें। हो सकता है हमने कर दी हो। अच्छा, आपकी मुलाकातें वैसे जब खट्टर साहब सीएम नहीं थे, मुख्यमंत्री, तब भी होती थी, मुझे मालूम है। उसके बाद भी आपकी निरंतर मुलाकातें रही हैं। उनको कभी मुलाकात हुई हो तो कभी आपसे जिक्र आया हो उनको, वो मुख्यमंत्री थे तब की फीलिंग में और आज की फीलिंग में कोई फर्क नजर आता है? नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ राजेश ठकराल हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। सरकार हरियाणा में बीजेपी की आ गई। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल वो हैं जो जनता के मन में है, सवाल वो भी हैं जो जनता से इतर हमारे मन में भी चल रहे थे। ठकराल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको भी, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। सेटिंग सबसे पहला सवाल ये कि सेटिंग क्या की थी बीजेपी ने। ये तो किसी को था ही नहीं कि हरियाणा में बीजेपी सरकार फॉर्म कर सकती है। सेटिंग ईवीएम में हुई, कुछ और चीज़ों में हुई, अधिकारियों ने घालमेल कर दिया। मतलब ये हुआ क्या, खेल क्या किया? चुनाव से पहले तक लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस हरियाणा में आ रही है। कांग्रेस को नहीं, ये बीजेपी को भी लग रहा था, हरियाणा की जनता को भी लग रहा था। लेकिन नीचे नीचे बीजेपी क्या तैयारियां कर रही थी, क्या खेल किया है, क्या सेटिंग की है? सेटिंग क्या की है? सुरेश जी, पहले तो आपको नमस्कार और आपके व्यूअर्स को सबको बहुत बहुत नमस्कार और सबको सरकार बनने की बहुत बहुत बधाई। अब जो आपने सवाल किया इसका, सुरेश जी, जब पंजाब में बनी, तेलंगाना में बनी कांग्रेस की, या दिल्ली में पहले बनी आप पार्टी की, उनकी बन जाए तो ईवीएम ठीक होती है, और बीजेपी की कहीं भी बन जाए तो उनको ईवीएम में खराबी नजर आती है। दिल्ली में तो लग ही रहा था ना, जब आम आदमी की बनी तो आम आदमी आएगी, उसके सर्वेस भी कह रहे थे। लेकिन हरियाणा में तो कोई नहीं बोल रहा था। नहीं, हरियाणा में भी आप ये देखिए, पहले 400 सीटें लोकसभा में कह रहे थे, 240 आई, तो कम भी आ जाती हैं, कई बार ज्यादा भी आ जाती हैं। जैसे जो लोग मत देते हैं उसी के अनुसार वोट मिलते हैं, उसी अनुसार सरकार बनती है। फार्मूला रिवील करो ना, फार्मूला क्या था? फार्मूला ईवीएम में सेटिंग थी, कोई और सेटिंग थी, ईवीएम में सेटिंग नहीं थी, था। अफसरों से भी, बल्कि लोकसभा में यही आ रहा था, प्रशासन भी खिलाफ था। अब भी अगर आप ये देखें, जो पहले बैलेट वोट पड़े भाजपा को कम, कांग्रेस को ज्यादा पड़े। प्रशासन के बजाय आम जनता ने के लिए जो भाजपा ने काम किया, मेन विशेष तौर पे मोदी जी का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मनोहर लाल जी को चुना और वो नीति लेके आए, बिन खर्ची बिन पर्ची जो नौकरियां मिली, और एक हरियाणवी जो नारा दिया उसी हिसाब से उन्होंने काम किया। किसी जाति को, किसी वर्ग को, किसी इलाके में उन्होंने भेदभाव नहीं किया, जो हुड्डा सरकार पहले करती रही। और दूसरा, अगर कांग्रेस के नेतृत्व देखें, एक तो मोदी जी जो नाम कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक युग पुरुष के रूप में उनको देखा जाएगा आने वाले समय में, जो जिस हिसाब से उन्होंने काम किए हैं। दूसरी तरफ हमारे राहुल जी, जो कि जब भी किसी चुनाव में जाते हैं तो बीजेपी की मदद करते हैं। जैसे यहाँ उन्होंने जलेबी वाली बात सुना दी। एक जलेबी की दुकान में कितने लोग काम करते होंगे वो पूछ रहे थे जनता से। 100 लोग। फैक्ट्री लगनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलेगा, 1000, 2000, 50,000। सुनो, वो कहते 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उनको ये पता नहीं जलेबी ताजी खाई जाती है, ताजी बनाई जाती है। आपको धन्यवाद करना चाहिए राहुल गांधी, आपको तो फायदा कर गए। अरे अगला सुनो ना, उनके जो चाटुकार हैं वो विरोध उनके समझाते नहीं है बल्कि वो ताली बजा रहे थे। मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में संगठन नाम की चीज खत्म हो गई है। भाजपा ने संगठन के बूते ही चुनाव जीता। भाजपा का मूल संगठन आरएसएस, वो भी अब की बार लगा हुआ था, सभी साथी लगे हुए थे। सबने मिलके जो विरोध की लहर जो लग रही थी कांग्रेस की लहर है,
उसको और अपनी बातें समझा के, अपनी बातों में लोगों का सबको ये बताया कि हमने क्या काम किया, काम के आधार पर वोट मांगे, तभी भाजपा सरकार आपने आई। अभी आपने कहा कि भी खट्टर साहब की पॉलिसी थी नो खर्ची नो पर्ची। जी। ये चुनाव में मुद्दा भी रहा था, लोकसभा में भी मुद्दा रहा था। कांग्रेस वालों ने कहा था कि हम पर्ची चलाएंगे या पर्ची लेते थे, और अब इस चुनाव में भी लोगों ने कहा था कि हम नौकरी को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जी। लेकिन ये मुद्दा तो चुनाव से पहले था ही, मतलब ये चीज तो आपने तय कर ही ली थी ना कि भाई अब पर्ची ना नहीं, खर्ची। लोकसभा में लेकिन उसके बावजूद भी ये माना जा रहा था कि बीजेपी कम से कम सरकार नहीं बना रही है, विधायकों पे ये असमंजस था कि 20 आएंगे, 25 आएंगे, 30 आएंगे या 35 आएंगे, लेकिन 48 विधायक आपके निकल कर आएंगे, ये तो किसी को था ही नहीं। सर्वेश जी, क्या था, अगर आपने ध्यान किया हो, कई बार संगठन का ध्यान नहीं जाता। लोकसभा में कांग्रेस की बुराई करने में हमारे लोगों ने ज्यादा समय निकाल दिया, जो बाद में संगठन ने ये तय किया कि भाई हमने काम इतने कर दिए हैं, क्या कर दिया और आगे क्या करेंगे, वो विजन लेके जाएंगे, थोड़ी नीति चेंज की, अपनी बात लोगों को समझाई। 99% बैटरी वाला क्या लोचा है? कांग्रेस वाले बहुत कह रहे हैं कि भी ये 99% जिसमें बैटरी चार्ज थी वहां से हार गए, बाकी में जीत गए, तो ये कोई खेल था क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बस उनका कहने का अपनी हार वो स्वीकार नहीं कर पा रहे, पचा नहीं पा रहे। जबकि कहानी क्या है, अगर आपने ध्यान किया हो, हुड्डा जी और खट्टर जी में क्या फर्क रहा? हुड्डा जी ने सर्व समाज को, सबको जनहित के लिए कार्य किए, किसी एक के लिए काम नहीं किया, किसी क्षेत्रवाद के लिए काम नहीं किया। लेकिन हुड्डा जी में कमी क्या रही? पहले 5 साल हुड्डा की जो सरकार जो चली अच्छी चली थी, उसके बाद दोबारा अगले जो 5 साल आए उसमें पहले कुछ इनकाउंटर भी हुए थे, अगर आपको ध्यान हो। उसके बाद कुछ उन्हीं के वर्ग के कुछ लोग, हुड्डा साहब को पसंद तो आप भी करते हो, मतलब सरकार पहले अच्छी चली, दूसरी जो सरकार चली उसमें क्या कमी क्या हुई? उन्होंने एक चौटाला से जाटों का नेता बनने के लिए, वो कांग्रेस पार्टी को सभी दलों 36 बिरादरी के लोग वोट देते थे, उनके बजाय उन्होंने एक जाति का नेता बनने के लिए काम किया और ये बयान भी दिया। आरक्षण का भी सारा काम खेल उन्हीं का था। उससे पहले बयान दिया मुख्यमंत्री रहते को, जो कि उन्हें नहीं देना चाहिए था, कि मैं मुख्यमंत्री बाद में हूं, जाट पहले हूं। सिर्फ जुटाला से जाटों का नेता की एक स्वीकारता प्राप्त करने के लिए, एक मोहर लगवाने के लिए उन्होंने जो जाटों के लिए काम कर दिया, बाकी बिरादरी छोड़ दी। इसलिए कांग्रेस सरकार पिछड़ गई और वो भी पिछड़ गई। कई बार होता क्या है कि किसी संदर्भ में बयान और दिया जाता है, लेकिन उसका संदर्भ लगा कुछ और लिया जाता है, वो किसी और आरक्षण में इतनी आग लगी, निंदा क्यों नहीं की? क्यों नहीं लोगों को बचाने के लिए आगे आए? जब रोहतक में आग लगी हुई थी, सारे प्रदेश में आग लगी हुई थी, कभी आपने देखा भी हुड्डा या दीपेंद्र कभी आगे आए हो? कोई आगे नहीं आया। आपने जो है ना खट्टर साहब का आपने बताया कि उनका रोल रहा, उनकी पॉलिसी रही, उनकी नीतियां रही। इस चुनाव में मनोहरलाल खट्टर का क्या रोल था? क्या उनको टिकट दिलाने में रोल था? उनका स्ट्रेटेजी में रोल था? वो दिखे नहीं। उनका हर काम में रोल था। जो रोल पार्टी देती है उसी अनुसार नेता काम करते हैं। उन्होंने टिकटें बांटने में भी पूरा वो किया, उसके बाद नीति बनाने में भी उनका पूरा रोल था। कई जगह उनकी, जैसे अनिल विज जी वाली अम्बाला में, अम्बाला छावनी हम लगभग हार मान रहे थे, अनिल विज जी ने 2 बार उनसे प्रोग्राम लिए, सीट जीत गए, 7,000 से जीते भले ही। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर खट्टर साहब नहीं आते और विज साहब हार जाते? यही लग रहा था। पंजाबी लोग नाराज थे, इसलिए नाराज थे कि वो अनिल विज जी खट्टर साहब की मुखालफत करते रहे हैं, इसलिए उन्होंने बुला लिया। तो आप ये देखिए, हरियाणा में सबसे ज्यादा पंजाबी जीते हैं, सबसे ज्यादा मत प्रतिशत पंजाबियों का है, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत पंजाबियों का है। मैं समझता हूँ पंजाबी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। 68% सरकारी आंकड़े हैं जो भी ये पंजाबियों ने दिया। मैं तो ये कहता हूँ 80% कम से कम देना चाहिए था। मोदी जी का एहसान हमें पंजाबियों को नहीं भूलना चाहिए। एक पंजाबी जिनकी डिमांड ही नहीं थी हमारा सीएम बने, सीएम बना दिया, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? और ऐसा सीएम जिसने ऐसे काम कर दिए, जनता में नाम कमा दिया। आने वाले समय में खट्टर साहब याद रखे जाएंगे इस काम के लिए। समान विकास किया। नायब सिंह सैनी आ रहे थे, सैनी ने वोट दे दिए। सुन, नहीं, ओबीसी पहले भी दे रहा था, लेकिन उसका कारण एक और है, उसका श्रेय भी खट्टर साहब को जाता है। भले ही उनको केंद्र की जिम्मेवारी मिलेगी, लेकिन खट्टर साहब की सहमति से ही नायब जी बने, प्रदेश अध्यक्ष बने। तो हमारा काम जो चलता है संगठन की राय, सबकी राय से चलता है। मोदी ने खट्टर जी की राय को माना, नायब जी को बनाया, उन्होंने 3-4 महीने भी नायाब काम कर दिए, उसका भी उन श्रेय को जाता है। ऐसा तो नहीं है कभी गुरु गुड़ रह जाए, चेला रेवड़ी बन जाए? इससे गुरु को खुशी होती है। अच्छा गुरु वही होता है, उसका चेला, उसका शिष्य आगे बढ़े, और खट्टर जी वैसे ही हैं, वो आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, किसी के पंख काटने में। आप जो है ना अटकल साहब, आप सारा क्रेडिट मनोहर खट्टर को दे रहे हो, खट्टर ने ये किया, खट्टर साहब ने ये किया, खट्टर ने ये किया, तो अब आप ये भी कह दोगे कि जो मंत्रिमंडल बन रहा है वो भी खट्टर साहब ही बना रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, सबको करना चाहिए। उन्होंने खट्टर जी को चुना, खट्टर जी ने अच्छे काम किए, तो खट्टर जी का धन्यवाद करना चाहिए। इस सरकार के आने में खट्टर जी का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने अच्छे काम ना किए होते तो ये नौबत नहीं आती। अच्छा, आपकी मुलाकातें वैसे जब खट्टर साहब सीएम नहीं थे, मुख्यमंत्री, तब भी होती थी, मुझे मालूम है। उसके बाद भी आपकी निरंतर मुलाकातें रही हैं। उनको कभी मुलाकात हुई हो तो कभी आपसे जिक्र आया हो उनको, वो मुख्यमंत्री थे तब की फीलिंग में और आज की फीलिंग में कोई फर्क नजर आता है? ऐसा है, जिक्र आता है, या वो बनना चाहते हैं कि फिर से मुख्यमंत्री बना जाए? मुख्यमंत्री का मुकाबला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सरल अच्छे व्यक्तित्व उनका, उनको किसी चीज का प्रलोभन नहीं, किसी चीज का कुछ नहीं, जो मिल गया वही सही। हर हाल में मस्त रहने वाले इंसान है, उन्हें कोई जिम्मेवारी मिले। अच्छा,
अब ये कोई लोग कह देते हैं भी सेंटर में चले गए, वो वहां भी अवसर ढूंढ लेंगे, उसमें भी अच्छा काम कर देंगे। आज इंसान को कोई जिम्मेवारी मिले उसी में अच्छा करके दिखाए, उसी का नाम मनोहर लाल खट्टर है। अच्छा, बहुत सारे फैक्टर्स है, आपने ये तो बात तो नहीं मानी कि बीजेपी ने कोई खेल कर दिया, हालांकि लोगों को हजम नहीं हो रही है, पच नहीं रहा है कि भाई बीजेपी जो है ना बड़े स्टाइलिश तरीके से, आपको लगता है ऐसा हो सकता है? देखिए मैं नहीं ऐसा कह कुछ रहा, नहीं है, जनता की सभी बात चीज नहीं सच्चाई कह में ऐसा कुछ नहीं है। रहा। इस बड़े स्टाइलिश तरीके से और जो है ना एक चमत्कारी ढंग से जो है बीजेपी सत्ता में आती है, लेकिन इसमें इसका फैक्टर आप कितना मानते हैं कि कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गए थे, मतलब वो राज कर रहे थे और बहुत ज़्यादा उनको लग रहा था कि फ्री हैंड अप जो है ना कांग्रेस में, हुड्डा कांग्रेस है, इसका फायदा बीजेपी को मिला? इसका मिला। जो हुड्डा जी ने पहले बताया ना, आरक्षण उनका रोल बहुत गलत था। उसके बाद जो शैलजा के बारे में उनका जो विचार, उनके जो नेताओं किसी के बोल है, जो शैलजा जी को जो बोला गया वो भी गलत था, उसका भी प्रभाव पड़ा। इस बार तो जो है ना ये माना भी जा रहा था कि भाई विनोद भैणा मंत्री बन सकते हैं। पहली बात तो ये कि वो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात ये कि संभावनाएं कितनी है। देखो ये संगठन का काम है, बाकी बनते हो हाँसी में पैसा ज्यादा आएगा, विकास ज्यादा आएगा, हाँसी का नाम होगा, तीसरी बार खुशी, सबको खुशी होगी। तीसरी बार के विधायक क्यों नहीं बनना चाहिए? नहीं, भाजपा से दूसरी बार है, तीसरी बार तो नहीं गिना जाएगा भाई। भाजपा से दूसरी बार है, वैसे तीसरी बार में विधायक बन रहे हैं, वो सीनियरिटी तो देखो बनेंगे तो मेरे को और सब सारी हाँसी प्रसन्नता होगी, काम बढ़ेगा, विकास होगा, पैसे गारंटी ज्यादा आएगी। आपने कहा भी खट्टर साहब की चलती है, खट्टर साहब ने ये किया, खट्टर साहब ने वो किया, अब जब सारे विस्तार होंगे तो भी उनकी चलेगी, तो आप तो कह रहे सारा क्रेडिट दे रहे हो, तो कि ये भी उनसे अपील कर दो कि विनोद भैणा को मंत्री बना दें। हो सकता है हमने कर दी हो, 3 दिन पहले हम विधायक जी इकट्ठे मिलके आए हैं। अच्छा, तो कोई भरोसा दिया? भाई धन्यवाद करने गए थे, जीत के बाद बधाई देने गए थे, नॉर्मल बातें थी। मिड्डा जी भी थे, गुरोवर जी भी थे। अच्छा, आखिरी सवाल ये है ठकराल साहब, अब जो बीजेपी आ गई है, तीसरी बार जो है बीजेपी राज करेगी, ये पहली दफा हो रहा है कि लगातार कोई पार्टी हरियाणा में तीसरी बार रूल कर रही है, पूरा फुल 2 पर का फुल टाइम निकालने के बाद में जी। अब लोगों को उम्मीद बहुत ज़्यादा है अच्छा, मुख्यमंत्री बदल गए थे लास्ट में, जाके आते आते नायब सिंह सैनी आ गए थे, वो सैनी साहब मोस्ट प्रोबेबली वही रिपीट हो रहे हैं क्योंकि उनके चेहरे पे बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। बिल्कुल। हालांकि पर्यवेक्षक के तौर पे अमित शाह को उन्होंने लगाया है कि वो डिसाइड करेंगे ताकि कोई शोर शराबा ना करे। औपचारिकताएं हैं भी, मैं भी मानता हूँ। उम्मीदें बहुत ज़्यादा लोगों को हैं, तो बीजेपी कैसे काम करेगी, कुछ बदलाव लाएगी अपने अंदर? बीजेपी तो पूरे हरियाणा में बदलाव ला चुकी है, एक देखने की जरूरत है। इसी कारण आप ये देखिए, एक बात का फर्क है, जब बीजेपी जीत के आई है तो 2 चीजें होती है, तो बीजेपी को लोगों ने बहुत पसंद किया है या फिर कांग्रेस को नापसंद किया है, तब चीजें आती हैं। तो कांग्रेस को नापसंद करने वाले लोग ज्यादा थे तो बीजेपी आती है, बीजेपी को पसंद ना करने वालों की भी कमी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस को नापसंद करने वाले भी थे और भाजपा को पसंद करने वाले भी थे। अब की बार जो वोट था वो काम के आधार पर मांगा गया था। मैंने जो बताया ना, ऐसी चीजें हुई, आप एक पब्लिक से सर्वे करके देख लीजिए। मैं हर गांव में गया, किसी गांव में ऐसा नहीं था कि कहीं 50, 80, 100 ऐसे एक गांव में नौकरियां मिली, और लोगों को ये डर था कांग्रेस आ गई तो ये नौकरियां नहीं मिलेंगी। और अब की बार एक चीज और थी, जब ये इलेक्शन हुआ उससे पहले एक आपको ध्यान और लोकल पंजाबी का नारा भी लगता था कई बार, अगर ध्यान करने इस बात पे। पहले मैं काफी समय से चुनाव में कोई जाति का मुद्दा नहीं, जाति का नहीं था, मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ था कि पंजाबी बल्कि 35 में आ गए, फिर 35-1 का नारा चला। आप समझ रहे हैं? 35-1 का भी नारा बीच में आया, लेकिन इसको भी बीजेपी ने खत्म कर दिया। जाटों ने हमें वोट दिया, ये नारा नहीं था। और जो समझदार थे, जो ये समझते थे भाजपा आएगी तो हमें भी नौकरी मिलेंगी, बहुत से जाट बच्चों को नौकरी मिली है, इसलिए ये नारा 36 बिरादरी का चुनाव था। मैं ये समझता हूँ ढंडेरी में बीजेपी कितनी शातिर है, बीजेपी पार्टी जो है ना वो 36 बिरादरी की बात करती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो फिर वही जो आप अभी कह रहे हैं ना, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ये चुनाव पहले मेरा ऐसा था कि लोग कह रहे थे ऐसा बनेगा, नहीं बना। 36 बिरादरी का चुनाव था, जाटन में वोट दिए, हमारे 6 विधायक जाट जीत के आए हैं। हमें हाँसी में भी जाट बिरादरी का अच्छा वोट मिला, चाहे आप गिराए हो, चाहे तो बाटला हो, चाहे ढंडेरी हो, चाहे उमरा हो, हमें वोट मिला। बाटल में भी मिला, जाटों के वोट मिले हैं। बहुत से ऐसे लोगों ने वोट दी, भाई हमारे बच्चे नौकरी लगे, हम भाजपा को देंगे, बल्कि जाट भी ऐसे चाहते थे। और कई तो पूरे कुनबा सारा, मतलब उन्होंने विधायक को बुलाया, मैं भी साथ गया, उन्होंने स्वागत किया। शुक्रिया बात करने की। राजेश ठकराल थे, बीजेपी के नेता हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो नो खर्ची नो पर्ची वाला जो मुद्दा था, नौकरी का जो मुद्दा था, उस पर बीजेपी ने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की, और इसी नौकरी के मसले पे कांग्रेस को फजीहत का भी सामना करना पड़ा। वो बेशक नीरज शर्मा की बात हो, कुलदीप शर्मा की बात हो, या किसी और की, जिसने नौकरी की बात की, नौकरी का जिक्र किया और ये कहा कि हम वोट के बदले नौकरी देंगे, उनको लोगों ने साफ कर दिया। वो पिक्चर में अब नहीं है। और इसके अलावा क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ये आप खुल के कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।